समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को रामपुर के सवार असेंबली हलके में फौरी तौर से ज़िमनी चुनाव कराने का हुक्म दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अब्दुल्ला आजम को नाअहल करार दिए जाने के बाद सवार असेंबली हलके की सीट खाली हो गई थी। रामपुर सवार तहसील नगर पालिका के साबिक सर शफीक अहमद अंसारी की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस दलील को मुस्तरद कर दिया है। उस सीट पे चुनाव नोटिफाई नहीं किया था। इससे क्षुब्ध होकर के वहां के पूर्व चेयरमैन शफीक अहमद अंसारी ने एक याचिका दायर की थी, जिसपे आज दोनों पक्षों को मतलब मुझे भी और चुनाव आयोग को भी और उत्तर प्रदेश सरकार को भी सुन करके माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी रिट याचिका को अलाउ कर दिया और चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि तत्काल इसमें चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करें। बागपत के एसपी अभिषेक सिंह ने दाढ़ी रखने पर दारोगा को मुअत्तल कर दिया। एसपी अभिषेक सिंह के मुताबिक पुलिस मैनुअल के मुताबिक पुलिस एहलकार दाढ़ी नहीं रख सकता और अगर कोई रखना चाहता है तो उसे इंतजामिया से इजाज़त लेनी होगी। इनके मुताबिक दारोगा इंतसार अली ने इजाज़त लिए बगैर ही दाढ़ी रख ली, जिसकी शिकायत मिलने पर इन्हें नोटिस जारी किया गया, लेकिन इन्होंने इस पर अमल नहीं किया। ज़ाब्ता शिकनी करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जनपद बागपत का थाना रमाला में एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट, इनका नाम इंसार अली है। इनको कल निलंबित कर दिया गया क्योंकि इनके द्वारा बिना परमिशन दाढ़ी रखी जा रही थी। इनको पहले भी इस प्रकरण में हिदायत दी जा चुकी थी एवं जांच करके इनको नोटिस इनको इशू हो चुका था, परंतु इनके द्वारा अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाया गया जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। इसलिए इनको निलंबित करके इनके खिलाफ जांच बिठा दी गई। इस मामले की इत्तेहाद उलमा के कौमी सदर मौलाना कारी मुस्तफ़ा दहलवी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बागपत उत्तर प्रदेश ने अपने एक दरोगा इंतशार अली को दाढ़ी रखने की बिना पर लाइन हाजिर कर दिया है। एसएसपी साहब को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी और तासुब की बुनियाद पर ऐसी कार्रवाई करना कतन ठीक नहीं है। हम अपनी तरफ से और अपनी तंजीमों की तरफ से इसकी बहुत सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं और हुकूमत उत्तर प्रदेश और हुकूमत हिंद से दरख्वास्त करना चाहते हैं वो अधिकारी जो तासुब की बुनियाद पर नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नौकरी पर बने रहने का हक नहीं है। ऐसे लोगों को दारोगा इंतशार अली को दाढ़ी रखने पर मुअत्तल किए जाने के बाद उलमा देवबंद ने एसपी बागपत की इस कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जाहिर की। उलमा ने पूरे मामले की जांच का मुतालबा किया और एसपी बागपत अभिषेक सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हर विभाग के अंदर मजहबी आज़ादी होनी चाहिए और दाढ़ी रखना एक मजहबी शान है। मुझे लगता है इस पूरे मामले पर बड़े अधिकारियों को पूरी जांच करनी चाहिए और हिंदुस्तान की जो एक शान है, तमाम विभाग में मजहबी आज़ादी दी गई हुई है, उसका जिससे पालन हो। मैं समझता हूं कि इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। एसएसपी साहब को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी और तासुब की बुनियाद पर ऐसी कार्रवाई करना कतन ठीक नहीं है। हम अपनी तरफ से और अपनी तंजीमों की तरफ से इसकी बहुत सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं और हुकूमत उत्तर प्रदेश और हुकूमत हिंद से दरख्वास्त करना चाहते हैं वो अधिकारी जो तासुब की बुनियाद पर नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नौकरी पर बने रहने का हक नहीं है। ऐसे लोगों को फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए। मध्य प्रदेश की काबीना वजीर उषा ठाकुर के जरिए मदारिस को लेकर दिए गए बयान को उन्हीं के पार्टी के लीडर ने खारिज कर दिया। शिवराज सरकार में 2 बार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे प्रोफेसर इमादुद्दीन ने वजीर सकाफत उषा ठाकुर के जरिए मदारिस को लेकर दिए गए बयान को न सिर्फ खारिज किया बल्कि मदारिस का दिफा भी किया। प्रोफेसर इमादुद्दीन का कहना है कि मध्य प्रदेश और दूसरे सूबों के मदारिस में सारी एजेंसीज मदारिस में जाती रहीं, लेकिन कभी किसी मदारिस में कोई दहशतगर्द नहीं मिला। मगर उषा ठाकुर ने अपना बयान किस रेफरेंस में दिया, इसे देखने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंडित दीनदयाल जी के विचारों पर चलती है। पंडित दीनदयाल जी के विचार हैं कि भाई हम धर्म पंथ से ऊपर उठ के काम करेंगे और समाज में गरीबों की सेवा करके अपने आप को स्थापित करेंगे और हम पूरा परिवार उसी विचारधारा से काम करता है। अब बहन उषा ठाकुर ने जो बयान दी है वो किस संदर्भ में दी है उसको समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का पूर्व चेयरमैन हूँ, माननीय शिवराज जी की गवर्नमेंट में 2 बार रहा मैं, दूसरी बार मैंने त्यागपत्र दे दिया जब सरकार नहीं रही। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो मध्य प्रदेश या इस तरफ के या आसपास के जितने राज्य हैं
तो कहीं भी मदरसों में आतंकवाद का आ भी नहीं हम मतलब मिलता। जहाँ तक एजेंसीज़ हैं, सारी एजेंसीज़ किसी भी मदरसे में कभी भी जाती रही हैं। कोई CAA की मुखालफत और ज़रई कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस के जरिए मुकदमे दर्ज किए जाने और बॉन्ड भरवाए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में दिल्ली में कंसर्न सिटीजन कलेक्टिव के उन्वान से प्रेस क्लब में समाजी तंजीमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारूफ मुसन्निफा अरुंधति रॉय के अलावा जोगिंदर यादव भी शरीक हुए और मरकजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों के विरुद्ध एक संस्कृति, एक पुलिस की मान्यता और लगभग जुडिशरी का स्टैंप लगता जा रहा है। जब मुंबई में उस विद्यार्थी को जिसने JNU के अंदर हिंसा हुई और मुंबई के यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने बाहर आके कहा कि ये गलत हुआ, उनको नोटिस दिया गया है कि 1 से 5 लाख रुपए तक की जमानत दो, आगे से ऐसा करोगे तो जमानत को जब्त कर लिया जाएगा। ये क्या है? इसका मतलब आगे से विरोध व्यक्त मत करना। हरियाणा में किसानों ने काले झंडे दिखाए बीजेपी के ट्रैक्टर मार्च को, पीछे उस किसी ट्रैक्टर पर बैठे बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। काले झंडे दिखाने वालों पे 302 का मुकदमा बनाया है। मतलब क्या? आगे से कभी काले झंडे दिखाने की ज़रूरत मत करना। दिल्ली में NTCA प्रोटेस्टर्स के साथ क्या हो रहा है, और दुर्भाग्यवश इस बीच हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी उसके साथ खड़ा होकर कहता है केवल डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में पिछले 70 साल से आंदोलन डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे हुए हैं? क्या डेजिग्नेटेड प्लेस है भी इस देश के ज़्यादातर शहरों में? क्या इसकी कोई डेजिग्नेटेड प्रक्रिया है भी? है तो मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे दिल्ली में किसी भी प्रोटेस्ट की परमिशन कागज़ पे लेके दिखा दीजिए। दोनों हमारी चिंताएं हैं, दोनों हमारी चिंताएं हैं। एक की CAA आ गया है, कानून है, उसको अगर हटाना है तो उसके लिए बहुत काम करना होगा और वाकई वो कम्प्लीटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर कोर्ट में हम ले सकते हैं तो वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट पास नहीं करेगा ये कानून, तो वो एक चिंता है ही। अब उस CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट करना अगर मना है और कोई भी प्रोटेस्ट मना है तो इसका मतलब है कि हम आवाज़ उठा ही नहीं सकते, हम किसी चीज़ पे नहीं बोल पाएंगे। तो दोनों बहुत बड़ी चिंताएं हैं। चिंता नहीं है, हकीकत है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में चिंता है। हकीकत ये है इस देश में कि हम बोल नहीं सकते। मुझे ताज्जुब है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा उनको तजुर्बा है और जानकारी है, मुझे प्रोटेस्ट का उन्होंने जो अर्थ निकाला है उससे मुझे ताज्जुब है। क्योंकि अगर प्रोटेस्ट को आप म्यूज़ियम में रखेंगे, 4 दीवारी आप दे देंगे और उसके अंदर आप प्रोटेस्ट करो, तो वो म्यूज़ियमाइज्ड हो जाता है, वो एक जीवित चीज़ नहीं हो जाती है फिर। और प्रोटेस्ट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, प्रोटेस्ट कोई नाटक नहीं है कि लोग देखेंगे और फिर चले जाएंगे। प्रोटेस्ट का कोई आगे का कोई मकसद है ना, प्रोटेस्ट करने के बाद हम कुछ चाहते हैं, प्रोटेस्ट ही मकसद नहीं है। तो अगर प्रोटेस्ट सिर्फ दिखावे के लिए एग्जिबिशन जैसे म्यूज़ियम में रखा जाएगा तो ये जजेस जो हैं उनके दिमाग में प्रोटेस्ट का क्या समझ है। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मध्य प्रदेश असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में सियासी पार्टियों के जरिए मुस्लिम मसाइल से चश्मपोशी किए जाने से मुस्लिम समाजी तंजीमें सख्त नाराज़ हैं। मुस्लिम समाजी तंजीमों की नाराज़गी किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि सभी सियासी पार्टियों से, जिन्होंने असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में ना तो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया और न किसी पार्टी ने अपने मंशूर में मुस्लिम मसाइल को लेकर किसी तरह का कोई जिक्र किया। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मुस्लिम समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात 28 सीटों पर जो इंतखाबात की तैयारियां पूरे अपने शबाब पर हैं। पार्टियों के पर्चे नादमदी दाखिल की जा चुकी है, लेकिन हमें देख रहे हैं कि कोई भी पार्टी मुसलमानों के मसाइल पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर अलग अलग तंजीमों के लोग हमारे साथ मौजूद। आइए उनसे जानते हैं आखिर क्या वजह है कि पार्टियाँ तो आपको वोट चाहती हैं लेकिन आपके मसाइल पर बात करने को तैयार नहीं है। देखिए उसकी खास वजह इस वक्त ये है कि
कि पूरा जो मुल्क है इस वक्त हिंदुत्व की तरफ जा रहा है। वो कहीं ना कहीं जितनी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, उनके दिमाग में बात बैठ चुकी है कि हम अक्सरियत में हैं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो लिहाजा ना बीजेपी को, ना किसी पार्टी को, ना कांग्रेस को अब इस बात की चिंता नहीं है कि वो मुस्लिम मसाइल पर आपके लिए कोई गौर खोज कर सके, क्योंकि वो बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दी है तो समाजवादी और बहुजन पार्टी जो दूसरी पार्टी है, उन पार्टियों ने भी मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं दी है और कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हिंदुस्तान से सेकुलरिज्म को ख़त्म करने की साजिश है और जिसके तहत मुसलमानों को, चाहे वो कोई भी पार्टियाँ हों, कोई भी हो, वो दूर कर रहे हैं, सिरे से दूर कर रहे हैं। और अब तो ये करने लगे कि उनको उम्मीदवारी देने की बजाय एजेंटों में से भी मुसलमानों के मसाइलों को ख़त्म कर दिया गया। मुस्लिम मसाइल की बात हम ये करें कि जो चाहे साबिका हुकूमत की बात करें, कमलनाथ हुकूमत की या मौजूदा बीजेपी हुकूमत की बात करें, अक़लियतों के जितने इदारे हैं वो सब के सब खाली हैं, उसमें किसी का तकर्रुर भी नहीं किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़लियती इदारे तो बहुत पहले से इसके शिकार हैं। कई मरतबा ऐसा होता रहा है कि किसी की नियुक्ति की गई और उसके चंद वक्त के बाद में फिर खाली हो गए। लेकिन मसाइल यहाँ पर ये आते हैं कि ये इदारे भी जो है ऐसे लोगों को देने चाहिए। ये चूँकि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि शासकीय इदारे नहीं हैं और दूसरी तरफ जो है शासकीय लोग वहाँ ले जाके बिठाया जाता है, तो वहाँ लूट मार मस्ती काम नहीं होते, मसाइल हल नहीं होते। मसाइल हल नहीं होते, क्या वजह समझते हैं? देखिए, जब तक ये जो मुस्लिम इदारे हैं, ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहेगा, तब तक जो है ये तरक्की नहीं कर सकते। सबसे पहले तो जिसके अंदर जो राजनीतिक जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, हम चाहते हैं कि जितनी भी जो इदारे मुसलमानों के इदारे हैं उसके अंदर ऐसा कानून लेके आना चाहिए कि कोई राजनीतिक इसके अंदर इंटरफेयर ना हो। सबसे बड़ी बात, दुख की बात ये है कि आज पूरी पॉलिटिकल पार्टियाँ कोई भी मुस्लिम मसाइल पे बात ही नहीं कर रही हैं। आज चाहे बेरोजगारी के मुसलमानों के अंदर, चाहे इल्म के मैदान में पीछे हैं मुसलमान, चाहे वक्फ बोर्ड की बात हो, मदरसा बोर्ड की बात हो, एजुकेशन से रिलेटेड है, स्कूलों में है, वहाँ पे कोई भी इस तरह के मुद्दे लाके खड़े करना जिससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि अपना चुनाव जीत लिया जाए। राजनीति चमकाने के लिए बात हो रही है, आपके मसाइल कहीं भी नजर आ रहे हैं? नहीं, कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मसाइल तो है लेकिन उसका हल कहीं नजर नहीं आ रहा है। वजह क्या मानते हैं, आपकी कमी है? नहीं, कमी क्या, गवर्नमेंट मतलब कोई भी इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाह रही है, चाहे किसी की भी बने हुकूमत। आज तक आज़ादी के 70 सालों में उसे किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ नहीं जाना चाहिए, और अगर अब भी मुसलमानों ने तमाम मामले पर अपने आप को बेदार नहीं किया तो सियासी पार्टियां उनका इस्तेमाल नहीं बल्कि इस्तेहसाल करती रहेंगी। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को घेरने के लिए हिंदूवादी तंजीमों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। इस मरतबा तलबा लीडरान ने एमयू बचाओ मोर्चा तश्कील देते हुए इदारे में SC/ST रिजर्वेशन लागू कराने की तहरीक शुरू की है। आज मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चे के सदस्य सौरभ चौधरी और सेक्रेटरी अमित गोस्वामी ने ऐलान किया कि वो मुल्क भर में तहरीक चलाकर एमयू में SC/ST रिजर्वेशन लागू करवाएंगे और जनवरी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का घेराव करेंगे। यही बात 23 जनवरी को, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, हम लोग वहां पर बड़ी संख्या में 10-12 हजार छात्र छात्रा, नौजवान, गांव के लोग, शहर के लोग, सभी लोग वहां पर पहुंच के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति का घेराव करेंगे और उनसे जवाब तलब करेंगे कि आखिर किसने जिम्मेदारी उनको दे दी, आखिर उनकी हिमाकत कैसे हो गई कि 100 साल तक एएमयू प्रशासन संविधान की अवहेलना करता रहा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय काफ़ी वर्षों से संचालित है। देश के प्रत्येक केंद्रीय संस्थान में SC/ST का रिजर्वेशन लागू है। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, लेकिन बाबा साहब के संविधान का अपमान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में निरंतर किया जा रहा है। फिर भी उसके खिलाफ आज तक किसी भी विपक्षी दल ने उसको आवाज़ को उठाने का काम नहीं किया। नई नस्ल में तालीम की बुनियाद को मजबूत करना ही सर सैयद अहमद ख़ान को सच्ची खिराद अक़ीदत पेश करना, इसी मकसद को अपना मिशन बनाकर एमयू से तालीम याफ्ता ओल्ड बॉयज़ की तंजीम सर सैयद एजुकेशन फाउंडेशन ने उन इलाकों में इंटर कॉलेज की तामीर का बीड़ा उठाया जहां इन स्कूलों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसी सिलसिले में फाउंडेशन की जानिब से बागपत के रटोल गाँव में सर सैयद नेशनल स्कूल का संग बुनियाद रखा गया। ख़ास बात यह है कि स्कूल की तामीर के लिए गाँव में 17 बीघा ज़मीन वक्फ सिराजुद्दीन चिश्ती दरगाह कमेटी की जानिब से अतिया की गई। सर सैयद अहमद एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से इससे कबल सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ के सरदना में भी सर सैयद नेशनल स्कूल का क़याम अमल में लाया जा चुका है। दरगाह है, दरगाह हज़रत मखदूम सिराजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उसके पास 35 बीघे ज़मीन थी, 36 बीघे,
हमें पिछले साल उसको मंजूरी मिल गई कि ये स्कूल को दे दिया जाए। फिर उसके सेक्रेटरी जो हैं वो जाफरी साहब, सलमान जाफरी, जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, वो इन स्कूलों का संचालन करते हैं। उनसे बात हुई तो वो खुद उन्होंने विज़िट की रटौल के अंदर। देखिए, मैं समझता हूँ मौजूदा वक्फ बोर्ड ने ये परमिशन दी है और बेसिक स्कूल अलीगढ़ के हर मीटिंग में ये तय होता था, यूनिवर्सिटी कोर्ट की मीटिंग में ये बात आती थी कि बेस बहुत ख़राब है बच्चों का, इंग्लिश मीडियम बिल्कुल नहीं है, तो उसे कैसे ठीक किया जाए। तो फिर वहाँ ये हुआ कि कोई पब्लिक स्कूल्स बनाए जाएं इंग्लिश बेस करके। सर सैयद अहमद खान का शुमार सफ़े अव्वल के अकाबरीन में किया जाता है। वहीं सर सैयद ने सहाफ़त के ताल्लुक़ से जो कहा है नुमायाँ अंजाम दिए हैं। इसका जायज़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुबे सहाफ़त के उस्ताद मारूफ अदीब प्रोफेसर शाफ़े क़िदवई ने लिया है। प्रोफेसर क़िदवई की हालिया किताब सर सैयद की अव्वलीन सहाफ़ती कोशिशें और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट एक तहक़ीक़ी तनाज़ुर मंजर पर आई है। इस किताब के ज़रिए मुसन्निफ़ प्रोफेसर शाफ़े क़िदवई ने क़ारीन को बताया कि सर सैयद की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से ऐसे नुकात है जिसका ताल्लुक़ सर सैयद की सहाफ़त से किया जा सकता है। वहीं इन्होंने अपने तहक़ीक़ से ये साबित किया कि सर सैयद के ताल्लुक़ से जो हवाले हाल ही की तसनीफ़ हयात जावेद से लिए गए हैं वो मुनासिब नहीं है, जबकि ख़ुद सर सैयद के अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट में वो नुकात शामिल नहीं है। देखिए, सर सैयद की सहाफ़त का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सर सैयद से मुतालिक कोई भी अगर आप तहरीर देखें सर सैयद की, चाहे सवाने का मसला हो, चाहे उनके मज़ामीन का मसला हो, और जो भी सर सैयद से मुतालिक जितनी भी तफसीलात आपको मिलती हैं उसका माख़ज़ हयात जावेद है और जो ज़ाहिर हाली की तसनीफ़ है। लेकिन जो सर सैयद ने जो सहाफ़त दो अखबार, दो उन्होंने जरायद निकाले थे, एक तो तहज़ीबुल अख़लाक़ 1877 में और 1866 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट। तो मैंने अपने मुताले का महवर और मरकज़ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट को बनाया ताकि सर सैयद से मुतालिक जितने हवाले हैं और जितनी चीज़ें मौजूद हैं उनकी एक तरह से फिर से तौसीक़ की जा सके, ताकि पता चले जो बातें लिखी गई हैं सर सैयद के बारे में जो मुख्तलिफ़ किताबें में मौजूद हैं वो सही हैं या नहीं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए कोशिशें करती रही है। कौंसिल के ज़रिए उर्दू के फ़रोग़ के लिए गुज़िश्ता 2 सालों में मुल्क के 21 रियासतों में कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए। गुज़िश्ता 2 साल में कौंसिल ने तकरीबन 1000 से ज़ायद सेमिनार, मुशायरे, सिम्पोजियम और लेक्चर का इनेक़ाद किया। कौंसिल की इन कोशिशों का नतीजा है कि आज गोवा और शुमाल मशरिक़ी रियासतों में उर्दू फल फूल रही है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान को हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू का सबसे बड़ा इदारा माना जाता है। लेकिन ये पहचान कौंसिल को ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में उर्दू को आगे ले जाने के लिए कौंसिल ने जमकर काम किया है। अगर उर्दू की सरगर्मियों की बात की जाए तो पिछले 2 सालों में खुद कौंसिल ने 28 प्रोग्राम मुल्क की अलग अलग रियासतों, इलाकों में किए हैं, जबकि 933 से ज्यादा प्रोग्राम कौंसिल की ओर से दिए जाने वाले फंड के जरिए किए गए हैं। यही नहीं, कौंसिल की जानिब से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जी हाँ, मैंने पिछले 2 सालों में 21 रियासतों के तकरीबन 933 इंस्टीट्यूशंस या NGOs को सेमिनार कराने के लिए हमने तकरीबन 2 करोड़ 85 लाख रुपए की इमदाद दी है, जो एक बहुत बड़ी रकम है। और इसके अलावा हमने खुद NCPWL की तरफ से तकरीबन 28 सेमिनार और प्रोग्राम हमने कराया है, जिसमें कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे उर्दू का नामो निशान भी नहीं है, या है भी तो नहीं के बराबर। आदादोशुमार के मुताबिक 2 साल में यूपी और बिहार में 529 प्रोग्राम स्पॉन्सर किए गए। 2 साल में दिल्ली में 130 अदबी सरगर्मियां मुनक्किद हुई, उत्तराखंड में 20, उड़ीसा में 21 प्रोग्राम हुए, मगरबी बंगाल में 31, जम्मू कश्मीर में 24 प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, महाराष्ट्र में 29 सेमिनार, मुशायरे और लेक्चर मुनक्किद हुए। मुल्क भर की 21 रियासतों में हुए प्रोग्रामों पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए गए।
इसके अलावा काउंसिल ने गुज़िश्ता 2 सालों में 2 बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस भी कराई। एनसीपीएल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के मुताबिक वो उर्दू को मुल्क के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सरकार है, हमारी जो हुकूमत है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो हमारे वज़ीर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल साहब, वो ये चाहते हैं कि उर्दू को गांव-गांव तक फैलाया जाए। वो ये चाहते हैं कि हर शहर के अंदर उर्दू का नाम लेने वाला हो, उर्दू पढ़ने वाला हो। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर विदेशों से भी कोई आता है उर्दू पढ़ने के लिए तो हम उसके लिए और भी कोई स्पेशल इंतज़ाम करेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया में उर्दू डिपार्टमेंट के सदर शहजाद अंजुम बताते हैं कि कौमी उर्दू काउंसिल ने बुनियादी काम किए हैं। उनके मुताबिक शोबे उर्दू में होने वाले प्रोग्राम और सेमिनार काउंसिल की मदद से ही मुनक्किद किए जाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया से उर्दू काउंसिल का गहरा रिश्ता है। हमारे रिसर्च स्कॉलर मुस्तकिल वहाँ से राब्ते में रहते हैं, हमारे असातिज़ा वहाँ से राब्ते में रहते हैं। शोबे उर्दू हर साल एक बड़ा सेमिनार कौमी उर्दू काउंसिल के माली ताउन से करती है। शेख अकील अहमद के यहाँ बड़ी सलाहियतें हैं। वो बुनियादी तौर पर एक ईमानदार मेहनती आदमी हैं और वो अदब का ज़ौक़ शौक़ रखते हैं। उर्दू के फ़रोग़ के लिए उनसे जो कुछ भी बन पड़ा और बन पड़ रहा है और अपने ज़ाती वसाइल का इस्तेमाल करके भी मरकज़ी हुकूमत और उर्दू का अदीब व शायरों में एक पुल का काम करना, राब्ते का काम करना, वो इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और उनके ज़माने में जो ट्रांसपेरेंसी आई है, जो शफाफियत जो होनी चाहिए और जिस तरह से उर्दू के फ़रोग़ के लिए एक दिल से काम होना चाहिए, जिस तरह से वो सुबह से शाम तक यहाँ के फ़रोग़ में लगे रहते हैं और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है और इदारे को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसे मैं मुस्तहसन निगाहों से देखता हूँ। कौमी उर्दू काउंसिल का बड़ा कारनामा यह है कि लॉकडाउन के दौर में भी कौमी काउंसिल की रफ्तार तेज हुई है। उर्दू नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ी है। अब ऑनलाइन मीटिंग होती हैं, जिसकी वजह से काम तेजी से हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी शहीद अशफाकुल्लाह खां की 120वीं यौम विलादत के मौके पर भोपाल में खराज अक़ीदत पेश किया गया। भोपाल शहीद गेट पर मुस्लिम महासभा के कारकुनान ने अशफाकुल्लाह खां को याद करते हुए मुल्क की आज़ादी के लिए इनकी अजीम कुर्बानी पर तफसील से रोशनी डाली। इस मौके पर मुस्लिम महासभा के कारकुनान ने मध्य प्रदेश हुकूमत से शहीद अशफाकुल्लाह खां की यादगार कायम करने का मुतालबा किया। ऐसे शहीद आज़म जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर तमाम एक वतन और एक जान बन के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जो आज़ादी की जंग लड़ी और अपने तमाम साथी रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और तमाम साथियों के साथ हंसते हंसते फांसियों के फंदे पर झूल गए। मेरी मध्य प्रदेश हुकूमत से मांग है कि तमाम ऐसे शहीद जिनका इस हिंदुस्तान की आज़ादी में और यहाँ का जो गहवारा है एकता भाईचारे का, उसके लिए जो कुर्बानियाँ रही थी, उनकी याद में यहाँ पे भी स्मारक और यहाँ पर उनके भी जो भी इतिहास की बुकें हैं वहाँ पर उनको। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतने। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।